हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर 9 AM और 9 PM पर लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। इससे पहले हमने अल्थ्यूजर का पहला पार्ट डाला है, कुछ इमरजेंसी के कारण हमें बीच में वहाँ छोड़ना पड़ा था। तो आज हम उससे आगे का उल्लेख करते हैं। तो अल्थ्यूजर इटली के मार्क्सवादी ग्राम्सी का उल्लेख करके कहते हैं कि आज पश्चिमी आधुनिक समाजों में प्रभावशील वर्ग या सत्ता में जो लोग हैं उनकी वैचारिकी ही संपूर्ण समाज को प्रभावित करती है और बहुसंख्यक लोग राज्य की वैचारिकी को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर लेते हैं। तो अल्थ्यूजर का कहना मानना है कि जो पश्चिमी आधुनिक समाज है उसमें उनकी जो वैचारिकी है वह कुछ पूंजीवादी लोगों या सत्ता में काबिज लोगों की वैचारिकी है जिसे आम जनता को मानना पड़ता है। इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं करते बल्कि राज्य को पुनः उत्पादन करना पड़ता है, इसलिए संस्थाएं होती हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इसको स्वीकार नहीं करते हैं और उन्होंने इसके लिए पुनरुत्पादन के लिए, जैसे राज्य की जो वैचारिकी है उसको धारणा में लाने के लिए क्या करते हैं, संस्थाओं का निर्माण करते हैं। उन संस्थाओं के माध्यम से उन नियमों और कानूनों को बच्चों को बचपन से ही समाजीकरण अर्थात उन विचारों को मानना सिखा दिया जाता है। जैसे कि स्कूल में यह पढ़ाया जाता है, आपके यहाँ एक कानून चल रहा है, आपको इस कानून के अनुसार काम करना चाहिए, यह विचारधारा है, इसकी पालन करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। सत्ता की विचारधारा को अपने स्वयं की पहचान बनाने की प्रक्रिया को अल्थ्यूजर ने इंटरपिलेशन अर्थात हम क्या हैं के प्रश्न के साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ पे इंटरपिलेशन शब्द जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट शब्द पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। जोड़ते हैं और साथ ही यह बताते हैं कि व्यक्ति जो कुछ पहचान है वह उसकी स्वयं की नहीं होती है, वह उसे समाज के द्वारा प्राप्त होता है। तो अल्थ्यूजर कहते हैं किसी व्यक्ति की पहचान जो है उसकी स्वयं की नहीं होती है, समाज में उसे जिस रूप में जाना जाता है अर्थात समाज उसे जिस रूप में जानता है वही व्यक्ति की पहचान बन जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समाज में किसी व्यक्ति की परिस्थिति जो है, समाज वाले उसे जो कहकर बुलाते हैं, जैसे समाज किसी व्यक्ति को चोर मान लेता है तो अधिकतर लोग उसे जो है चोर समझने लगते हैं और व्यक्ति स्वयं अपने आप को उससे अनुभव करने लगता है। जैसे मीड का स्व का सिद्धांत है कि समाज के बारे में जो हो, आपके बारे में जो बात करेगा आप स्वयं को उसी प्रकार समझते हैं। समाज आपको अच्छा मानता है तो आप अपने आप को अच्छा समझेंगे और समाज आपको बुरा कहता है तो आप अपने आप को बुरा समझते हैं। और इसी तरह उसकी पहचान जो है संरचनात्मक सिद्धांत का आधार बनती है। तो इसी तरह जो उसकी पहचान होती है वह संरचनात्मक सिद्धांत का आधार बन जाती है कि सामाजिक संरचना जो है आपको जो पहचान देती है वही आपकी पहचान होती है। उसी के द्वारा आज समाज में जाने जाते हैं और समाज में अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करके संरचना में अपना योगदान देते हैं। अगला है स्टालिन का भ्रष्ट मार्क्सवाद। तो ये सब जो है अल्थ्यूजर इसकी आलोचना करते हैं। अल्थ्यूजर के समय में स्टालिन ने मार्क्सवाद को एक दम भ्रष्ट कर दिया था। स्टालिन ने जो मार्क्सवाद को है उसे भ्रष्ट बना दिया था, अर्थात वह अपना स्वयं का शासन चाहने लगता है। मार्क्सवाद को अपनाकर अपना स्वयं का, एक कहते नहीं है कि स्टालिन जो है बहुत ही क्रूर शासक था, अर्थात लेनिन और हिटलर, स्टालिन इन सब की एक जैसी तुलना की जाती थी। जहां मार्क्सवाद का मानना था कि समाजवाद होना चाहिए, वहीं जो है स्टालिन जो है इनकी विचारधारा को मोड़ तोड़ के या एकदम भ्रष्ट करके उन्हें एक नया नाम प्रदान देता है जिसे फासीवाद कहा गया।
तो अल्थ्यूजर ने इसे नाम क्या दिया, जो इनका भ्रष्ट मार्क्सवाद था उसे अल्थ्यूजर ने फांसीवाद का नाम दिया। इन्होंने कहा मार्क्स के नाम पर जिस तरह का फांसीवाद स्टालिन चला रहा था उसका मुकाबला सैद्धांतिक स्तर पर नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे हम सैद्धांतिक स्तर पर नहीं मान सकते। हाँ। स्टालिन ने 1929 में रूस में कई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक पाबंदियां लगाई थी। इसे इतिहास में स्टालिनवाद भी कहा जाता है। स्टालिन ने मार्क्स, एंजिल्स और लेनिन के नाम पर अपने व्यक्तित्व को अत्यधिक ऊंचा उठा दिया, अर्थात वह जो कहता था वही सत्ता होगा। तानाशाही, एक तरह से तानाशाही के रूप में उसने जो है देखा जाता है। स्टालिन ने अपने आधार पर ही समाजवाद और मानववाद को परिभाषित किया, अर्थात उसने कहा जो मेरा कहा मानता है वही समाजवाद और मानववाद होता है। अल्थ्यूजर ने यह सब स्वीकार नहीं किया। उन्होंने स्टालिन के तथाकथित मानववाद का जो है विरोध करने के लिए अपने आप को मानववादी विरोधी घोषित कर दिया। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह जो पूछी जाती है खास करके मल्टीपल क्वेश्चन वाले में, कथन वाले में पूछ लिया जाता है कि अल्थ्यूजर क्या थे। तो अल्थ्यूजर ने स्टालिन के मानववाद का विरोध करने के लिए अपने आप को मानववाद का विरोधी मान लिया या घोषित किया। अल्थ्यूजर ने कहा कि मार्क्स मनुष्य मात्र को मुक्ति, इम्पेक्शन देना चाहते हैं, इमेंसिपेशन देना चाहते हैं, लेकिन स्टालिन ने अपनी कारगुजारियों से मनुष्य मात्र का दमन का स्वीकार किया है। अर्थात मनुष्य जो स्टालिन ने मार्क्सवाद की पालना की, लेकिन जो है वहाँ तानाशाही करके उसने जो है मनुष्य मात्र का केवल दमन किया है, ऐसा अल्थ्यूजर का मानना था। अपने सिद्धांत में अल्थ्यूजर ने एक ऐसे मानववाद को प्रस्तुत किया जिसकी जड़ें मनुष्य मात्र की गहराई से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि मार्क्स का मानववाद ऐतिहासिक प्रक्रियाओं से जुड़ा था और स्टालिन ने इसे दमन के शिकंजे में कस दिया। अल्थ्यूजर ने अपना जो मानववाद प्रस्तुत किया उसमें यह कहते हैं कि जो मार्क्स का मानववाद था वह ऐतिहासिक प्रक्रियाओं के माध्यम से जुड़ा हुआ था, लेकिन स्टालिन ने इसे तानाशाही करके जो है दमन का एक हथियार बना लिया था। अपने संरचनात्मक मार्क्सवाद में अल्थ्यूजर ने स्टालिन के भ्रष्ट मानववाद की आलोचना की है। आगे भाषाविद संरचना, लैंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चर के बारे में इनका क्या विचार था। तो संरचनात्मक मार्क्सवाद का एक नया मोड़ है जिसे अल्थ्यूजर ने अपने सिद्धांतों में काम में लिया है। अल्थ्यूजर ने कहा सामान्य संरचनावाद को मार्क्स के सिद्धांतों पर लागू किया। अल्थ्यूजर ने सामान्य संरचनावाद के मार्क्स के सिद्धांतों पर लागू किया, इसलिए इन्हें मार्क्सवादी संरचनावादी कहा जाता है। संरचनावाद का जो है मूल भाषा विज्ञान है और इसके जनक फर्डिनेंड सॉसरे जी हैं। तो भाषावादी संरचनावाद के जो जनक हैं वह फर्डिनेंड सॉसरे हैं और केवल संरचनावाद के जनक के रूप में लेवी-स्ट्रॉस को जाना जाता है। तो संरचनात्मक भाषावादी कहते हैं कि शब्दों का अर्थ वस्तुओं और घटनाओं के साथ क्रमवार जुड़ा नहीं है। शब्द का अर्थ शब्द के बाहर होता है और बाहर का शब्द समान होता है या भिन्न भी हो सकता है। तो उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि अभी रात है, तब रात का अर्थ इससे निकलता है कि अभी दिन नहीं है, क्योंकि दिन नहीं है इसलिए रात है, और रात और दिन का अर्थ में विभेद से पता चलता है, निकाला जाता है। अतः शब्द का अर्थ शब्द के बाहर होता है। तो यहाँ संरचनावादी भाषावाद यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जैसे अभी रात है, तो अभी रात का अर्थ है कि अभी दिन नहीं है,
इसलिए जो है अभी रात है। तो यही कि कहा कि जो भाषा का अर्थ है, रात का अर्थ है, वह उसके बाहर अर्थात दिन नहीं है, इसलिए रात है। शब्द का अर्थ समानता के आधार पर भी निकाला जाता है। तो यहाँ पर विभेद के आधार पर बताया गया है, अर्थात अंतर के आधार पर। वहीं समानता के आधार पर भी निकाला जाता है। भाषावादियों का कहना है कि शब्द का अर्थ समानता और विभिन्नता में निकाला जाता है, और इसी भाषाई संरचनावाद को अल्थ्यूजर ने मार्क्सवाद पर लागू किया है। तो अल्थ्यूजर जो है भाषावादियों का जो शब्द का अर्थ होता है समानता और विभिन्नता के आधार पर, तो भाषाई संरचनावाद को इन्होंने मार्क्सवाद पर लागू किया है। आगे अल्थ्यूजर पर उपसंहारात्मक टिप्पणी। तो मार्क्सवादी सामाजिक दार्शनिकों में अल्थ्यूजर को सबसे बड़ा, मौलिक और प्रभावशाली विचारक समझा जाता है। 20वीं शताब्दी में उनकी टक्कर का कोई मार्क्सवादी चिंतक मिलना कठिन था, क्योंकि इन्होंने मार्क्सवाद को 1960 के दशक में फिर से पुनर्जीवित किया था। इसीलिए इन्हें जो है प्रभावशाली दार्शनिक के रूप में समझा जाता है। वे अपने जीवन इतिहास में वैज्ञानिक उपागम द्वारा यह समझाना चाहते थे कि दो रास्ते अपनाए। इन्होंने जो है वैज्ञानिक उपागम को समझाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दो रास्ते अपनाए। पहला कि मार्क्स की क्लासिकल कृतियों को ईमानदारी और सावधानीपूर्वक पढ़ा, और दूसरा उन्होंने विज्ञान की प्रकृति को दार्शनिक दृष्टि से समझा। तो इन्होंने मार्क्स की जो क्लासिकल कृतियाँ थी उनको सावधानी से पूर्वक पढ़ा और उनकी कुछ आलोचनाएं की, तो कुछ को स्वीकार किया और कुछ में परिवर्तन करके या संशोधन करके नए सिद्धांत की व्याख्या की, जो कि वर्तमान समाज के परिप्रेक्ष्य में लागू हो सके। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि विज्ञान को ज्ञान और विमर्श अन्य प्रकारों से कैसे भिन्न किया जा सकता है। तो मार्क्स ने इस चीज़ की अल्थ्यूजर ने इस चीज़ की व्याख्या की कि किस तरह एक विज्ञान हो गया, एक ज्ञान हो गया, एक विमर्श हो गया। तो मान लीजिए यह साइंस है, यह नॉलेज है और यह डिस्कोर्स है ना। तो उन्होंने इन चीज़ों में अंतर किया कि विज्ञान जो है एक पद्धति है, उसको बार बार पुनः परीक्षण किया जाता है। नॉलेज किसी तथ्य या विषय के बारे में जानकारी है, आपको कितनी जानकारी है, आप ये उसमें कितना विशेषज्ञ हैं। और डिस्कोर्स भी नॉलेज का ही एक रूप है, जिसमें आप कई लोगों के ज्ञान को एक साथ चर्चा में लाते हैं। सिद्धांत के क्षेत्र में अल्थ्यूजर ने मनुष्य की युक्ति चाहते थे, और इसके लिए उन्हें रूढ़िवादी मार्क्सवाद को चुनौती देना आवश्यक। तो सिद्धांत के क्षेत्र में अल्थ्यूजर ने मनुष्य की मुक्ति चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने रूढ़िवादी मार्क्सवाद को चुनौती देना आवश्यक समझा। वे मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद को नए सिरे से स्थापित करना चाहते थे, अर्थात अपने इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने मार्क्स के आर्थिक निर्धारणवाद का विरोध किया। अब जो मार्क्स का समय था, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां और आर्थिक परिस्थितियां कुछ अलग थीं, लेकिन जब अल्थ्यूजर आए तो उस समय सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां अलग थीं। तो उन्होंने मार्क्स के उन सिद्धांतों को अपने वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में उपयोगी करने के लिए संशोधन किया, अर्थात नए सिरे से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि वस्तु के उत्पादन में गैर आर्थिक कारकों की भागीदारी भी किसी अर्थ से कम नहीं होती है, अर्थात जहां केवल आर्थिक कारकों की बात होती है, वहीं इन्होंने राजनैतिक और वैचारिक कारकों की चर्चा करके कहा कि उनकी भी भागीदारी समान रूप से उत्पादन में होती है। यही पहली बार है कि इन्होंने अधिसंरचना पर विस्तार पूर्वक लिखा, और अपने सिद्धांतों के निरूपण में उन्होंने व्यक्ति को पुनः स्थापित किया है, अर्थात जहाँ
मार्क्स व्यक्ति की अवहेलना करते हैं, वहीं इन्होंने मार्क्स के सिद्धांत को संशोधित करके उन्होंने व्यक्ति की भूमिका की चर्चा की है। यह सब सिद्धांत के स्तर पर है। संक्रियात्मक स्तर पर भी साम्यवादी दल को दिशा देने में अल्थ्यूजर की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। उनकी प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार से हैं। फॉर मार्क्स 1966, रीडिंग कैपिटल 1970, तो यह ज़्यादा पूछी जाती है, रीडिंग कैपिटल किसकी पुस्तक है। उसके बाद लेनिन एंड फिलॉसफी एंड द एसे 1971, लेनिन एंड फिलॉसफी एंड द एसे। अगली पुस्तक है इनकी फिलॉसफी एंड द स्पॉन्टेनियस फिलॉसफी ऑफ द साइंटिस्ट एंड अदर एसेस 1990। तो इनकी जो है प्रमुख पुस्तकें यही हैं, जिनमें से दास कैपिटल और फॉर मार्क्स जो है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, दोनों पुस्तकें। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।